अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी सीक्रेट्स। आज हम आपकी खिदमत में एक और नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सेल्स एंड टिश्यूज़। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले हम अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, आमीन। जो आज हम पढ़ेंगे उसका नाम है सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस, यानी कि सेल की साख्तें और उनके अफ़ाल। वी आर वेल फेमिलियर विद द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए यूकैरियोटिक सेल। हम यूकैरियोटिक सेल की बुनियादी साख से बखूबी वाकिफ़ हैं। हेयर वी विल गेट सम डिटेल्ड लर्निंग अबाउट सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। यहाँ हम सेल के अंदर मौजूद साख्तों और इनके अफ़ाल के बारे में तफसीली पढ़ेंगे। A cell is made by the assemblage of organelles. सेल organelles के मिलने से बनता है। There are some structures in cell that are not organelles but are still very important for cell. सेल में चंद ऐसी साख्तें भी हैं जो ऑर्गेनेल्स नहीं हैं लेकिन फिर भी सेल के लिए बहुत अहम हैं। These structures are cell wall, cell membrane, cytoplasm and cytoskeleton। और वो कौन कौन सी हैं? वो हमारे पास सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है और साइटोस्केलेटन है। अब हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सेल वॉल। We know that no all living organisms have cell wall around their cells. For example, animals and many animal-like protists। हम जानते हैं कि तमाम जानदारों के सेल के गिर्द सेल वॉल नहीं होती, मसलन जानवर और जानवरों की तरह के प्रोटिस्ट। सेल वॉल इज़ ए नॉन लिविंग एंड स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऑफ सेल। सेल वॉल एक बेजान चीज़ होती है जो कि सेल को बहुत मजबूती देती है। लोकेटेड आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। इट प्रोवाइड्स शेप, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन and support to the inner living matter protoplasm of cell। इसका काम सेल के अंदरूनी जिंदा मवाद को यानी प्रोटोप्लाज्म को ख़ास शक्ल, मजबूती, हिफाजत और सहारा देना है। प्लांट सेल्स हैव ए वैरायटी ऑफ केमिकल्स इन देयर सेल वॉल। पौधों की सेल वॉल में मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स पाए जाते हैं। The outer layer of the plant cell wall is known as primary wall and cellulose is the most common chemical in it। पौधों की सेल वॉल की बैरूनी तह को प्राइमरी वॉल कहते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला केमिकल सेलुलोज कहलाता है। Some plant cells, for example xylem cells, also have secondary cell wall on the inner side of the primary wall। पौधों के कुछ सेल्स मसलन जाइलम के सेल्स प्राइमरी वॉल के अंदर की तरफ सेकेंडरी वॉल भी बनाते हैं, यानी कि पौधों में ये दो तरह की लेयर पाई जाती है जाइलम के अंदर, जिसको एक को प्राइमरी और एक को सेकेंडरी वॉल कहते हैं। प्राइमरी बाहर होती है और सेकेंडरी वॉल उसके अंदर होती है। It is much thicker and contains lignin and some other chemicals। ये बहुत मोटी होती है और इसमें lignin और दूसरे केमिकल्स पाए जाते हैं। There are pores in the cell wall of adjacent cell through which their cytoplasm is connected। साथ साथ मौजूद सेल्स की वॉल्स के अंदर सुराख भी होते हैं जिनके ज़रिए इनके साइटोप्लाज्म के दरमियान राब्ता कायम रहता है। These pores are called प्लाज्मोडेस्मेटा, और ये सुराख जो होते हैं इनको प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। Fungi and many protists have cell walls although they do not contain cellulose। फंजाई और बहुत से प्रोटिस्ट में भी सेल वॉल होती है अगरचा इनमें सेलुलोज नहीं होता। देयर सेल वॉल आर मेड ऑफ ए वेराइटी ऑफ केमिकल्स। इनकी सेल वॉल में कई तरह के केमिकल्स होते हैं।
For example, chitin is present in the cell wall of the fungi. मिसाल के तौर पर फंजाई के सेल वॉल में काइटिन पाया जाता है. Prokaryotes have a cell wall composed of peptidoglycan that is a complex of amino acids and sugars. प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल में एक केमिकल पाया जाता है जिसको पेप्टाइडोग्लाइकैन कहते हैं, जो कि अमाइनो एसिड्स और शुगर का बना हुआ होता है. नेक्स्ट है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन. ऑल प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स हैव ए थिन एंड इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन कवरिंग द साइटोप्लाज्म. तमाम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल्स में साइटोप्लाज्म के गिर्द एक बारीक और लचकदार सेल मेम्ब्रेन होती है. सेल मेम्ब्रेन functions as a semi-permeable barrier, allowing a very few molecules across it while fencing the majority of chemicals inside the cell. सेल मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल बाड़ के तौर पर सिर्फ चंद मॉलिक्यूल्स को ही गुजरने की इजाज़त देती है, जबकि ज़्यादातर को सेल के अंदर रोके रखती है. इन दिस वे और इस तरह सेल मेम्ब्रेन मेंटेन्स द इंटरनल कंपोजिशन ऑफ सेल. ये सेल की अंदरूनी कीमियाई साख्त को बरकरार रखती है. इन एडिशन टू वाइटल रोल और इसके ये इंतहाई अहम रोल के साथ सेल मेम्ब्रेन कैन आल्सो सेंस केमिकल मैसेजेस एंड कैन आइडेंटिफाई द अदर सेल्स. इसके साथ साथ ये जो इसका इतना अहम फंक्शन है, उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन दूसरे सेल से आने वाले कीमियाई पैगामात को भी वसूल करती है और दूसरे सेल्स की शनाख्त भी करती है, उनको आइडेंटिफाई भी करती है कि सेल के अंदर क्या चीज़ आ रही है और वहाँ से क्या चीज़ बाहर जा रही है. ये आप देख रहे हैं कि एक आपको प्लांट का जो है वो सेल नज़र आ रहा है. इसमें आप देख रहे हैं दरमियान में जो है वो वैक्यूल है और वैक्यूल काफ़ी बड़ा होता है. ये इतना बड़ा होता है कि ये न्यूक्लियस को एक साइड पे पुश कर देता है. उसके अलावा आपको इसमें जो मेन नज़र आ रहा है वो ग्रीन कलर के जो हैं वो क्लोरोप्लास्ट हैं और उसके साथ इन्हीं की तकरीबन शेप के जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया हैं. ठीक है. और इनके जो ये बाहर सुराख आपको नज़र आ रहे हैं, ये प्लाज्मोडेस्माटा हैं जिससे पानी की तरसील होती है. उसके बाद आपको ये जो नज़र आ रहा है ये एनिमल्स का सेल है और ये वेल डिफाइंड वेल ऑर्गेनाइज होता है. इसमें दरमियान में न्यूक्लियस होता है और हर जो हमारा ऑर्गेनेली है वो एक ख़ास फंक्शन परफॉर्म करता है. ठीक है. Chemical analysis reveals that cell membrane is mainly composed of proteins and lipids with small quantities of carbohydrates. अगर हम इसका कीमियाई मुआयना करें तो हमें पता चलेगा कि सेल मेम्ब्रेन बुनियादी तौर पर प्रोटीन्स और लिपिड्स की बनी होती है और इसमें थोड़ी सी मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं. Electron microscopic examinations of cell membranes have led to the development of fluid mosaic model of cell membrane. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए सेल मेम्ब्रेन्स के मुआयने के बाद इसका एक मॉडल बनाया गया जिसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक देयर इज़ ए लिपिड बाइलेयर इन विच द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड. इस मॉडल के मुताबिक मेम्ब्रेन्स की लिपिड्स की दोहरी तह यानी बाई लेयर होती है जिसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स धंसे हुए होते हैं, एम्बेड किए हुए होते हैं. The lipid bilayer gives fluidity and elasticity to membrane. लिपिड की दोहरी तह ही सेल मेम्ब्रेन के मायापन यानी फ्लूइडिटी और लचक की वजह है. Small amount of carbohydrates are also found in cell membranes.
कार्बोहाइड्रेट की थोड़ी सी मिकदार सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स और लिपिड्स के साथ लगी हुई होती है। These are ये आप अगर इस फिगर में देखें तो आप देखेंगे कि लिपिड की एक बाइलेयर है। ये जो आपको पिंक कलर के राउंड राउंड से सर्कल आपको नज़र आ रहे हैं, ये उनके हेड हैं और नीचे ये जो आपको स्प्रिंग से नज़र आ रहे हैं, ये इनकी टेल है और इन दोनों को मिला के हमारे पास लिपिड बनता है और एक लेयर ऊपर है, एक नीचे है, तो इसलिए इसको लिपिड बाइलेयर कहते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कि दरमियान में आपको ये जो येलो कलर का नज़र आ रहा है और पिंक के दरमियान में आपको एक छोटा सा, ये छोटे वाले सर्कल्स के दरमियान एक बड़ा सर्कल नज़र आ रहा है। ये दोनों प्रोटीन्स हैं। कुछ प्रोटीन एक लेयर में होते हैं और कुछ प्रोटीन दोनों लेयर्स में एम्बेड कर जाती हैं, ठीक है। और उसके ऊपर जो आपको ब्लू कलर के ये नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे से आपको ऊपर इसके साथ अटैचमेंट्स जो हैं ये ग्लाइकोलिपिड्स हैं, ठीक है, जो कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। तो इस मॉडल को हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी कि ये आपकी सेल मेम्ब्रेन इस तरह की बनी होती है। और ये कैप्चर कैसे की गई है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसकी ये फिगर ली हुई है, ये फोटो माइक्रोग्राफ ली हुई है, ठीक है। इन यूकैरियोटिक सेल्स कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द लिपिड बाइलेयर। इसके अलावा इनमें कोलेस्ट्रॉल की लेयर्स के दरमियान में लिपिड बाइलेयर भी प्रेजेंट होती है। इन यूकैरियोटिक सेल्स मैनी organelles, for example mitochondria, chloroplast, Golgi apparatus and endoplasmic reticulum are also bounded by cell membrane. यूकैरियोटिक सेल में कई तरह के ऑर्गेनेल्स मसलन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी ऑपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी सेल मेम्ब्रेन्स में लिपटे हुए होते हैं, मतलब आज़ादाना नहीं होते, ये वेल डिफाइंड बाउंड्रीज के अंदर मौजूद होते हैं। When we talk about all the membranes of a cell, we call them as a cell membrane. जब हम सेल की तमाम मेम्ब्रेन्स का जिक्र करते हैं तो इन्हें सेल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। When we talk about only the outer membrane of the cell, we call it as plasma membrane. और जब हम सिर्फ बैरूनी सेल की बैरूनी मेम्ब्रेन का जिक्र करते हैं तो हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये इन सेल्फ मेम्ब्रेन में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है हमारे पास साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज द सेमी विस्कस एंड सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो न्यूक्लियर इन्वेलप के दरमियान एक नीम गाढ़ा सियाल और नीम शफाफ मादा साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। इट कंटेन्स वाटर इन विच मैनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स आर कंप्लीटली और पार्शली डिसॉल्व्ड। इसके अंदर पानी मौजूद होता है जिसमें कई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मसलन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और कुछ इनऑर्गेनिक नमकियात मसलन मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर इसमें डिज़ोल्व हुए होते हैं, हल हुए होते हैं। Cytoplasm provides space for the proper functioning of organelles and also acts as the site for various biochemical metabolic reactions. For example, glycolysis, breakdown of glucose during cellular respiration occur in the cytoplasm. साइटोप्लाज्म को अफ़ाल सरंजाम देने के लिए जगह फ्राहम करता है, किसको? ऑर्गेनेल्स को। कई बायोकेमिकल रिएक्शंस मसलन मेटाबॉलिज्म में भी साइटोप्लाज्म में ही वकू पजीर होते हैं, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस है जो कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के दौरान बनता है, जो मतलब वो प्रोसेस होता है जो कि ग्लूकोज की जब ब्रेकडाउन होती है, जब सेल में रेस्पिरेशन होती है तो उसको हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और ये सारे प्रोसेसेस कहाँ हो रहे हैं, वो चाहे मेटाबॉलिक के हों या रेस्पिरेशन के हों, वो साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली, दैट इज साइटोस्केलेटन।
साइटोस्केलेटन इज ए नेटवर्क ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स का एक जाल होता है जो कि पूरे सेल के अंदर बिछा हुआ होता है। Microtubules are made of tubulin protein and are used by cells to hold their shape. ट्यूबुलिन एक प्रोटीन का नाम है, ये उससे मिलकर बने होते हैं और इनका काम क्या होता है कि वो सेल की शक्ल को बरकरार रखें। दे आर ऑल्सो दी मेजर कंपोनेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। और इन्हीं से एक्सटेंशन इन्हीं की अगर ज़्यादा कर दी जाए, बाहर की तरफ कर दी जाए, तो वो कुछ सिलिया बन जाते हैं और कुछ फ्लैजेला बन जाते हैं जो कि कुछ हमारे उसमें मौजूद होते हैं जैसे बैक्टीरिया वगैरह में। माइक्रोफिलामेंट्स आर थिनर एंड आर मेड ऑफ एक्टिन प्रोटीन। जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं वो एक प्रोटीन है जिसका नाम है एक्टिन, उसके साथ मिलकर बने होते हैं। दे हेल्प सेल्स टू चेंज देयर शेप्स। और इनका काम क्या होता है कि इनकी वजह से सेल को अपनी शक्ल को तब्दील करने में मदद मिलती है। ये आप नीचे जो इसमें फिगर देख रही हैं, इसमें आपको सबसे ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, उसके बाद आपको नज़र आ रही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके नीचे आपको ब्लू कलर के ये जो लंबी लंबी आपको नज़र आ रही हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, और बाकी जो येलो कलर का आपको इसमें नज़र आ रहा है वो माइक्रोफिलामेंट्स है। और माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स मिलकर बनाती हैं साइटोस्केलेटन। जिस तरह इंसानी बॉडी में एक स्केलेटन होता है जो कि उसको अपनी शेप को बरकरार रखने में हमारी बॉडी को हेल्प करता है, इसी तरह किसी भी सेल के अंदर जो साइटोस्केलेटन है वो सेल को शेप देने के लिए बनाया गया है। उसका फंक्शन सेल को शेप देना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है सेल ऑर्गेनेलिस, और ये इंशाल्लाह ये हम कल पढ़ेंगे क्योंकि ये काफ़ी लंबा है, तो लेक्चर हमारा काफ़ी लंबा हो जाएगा। हम इंशाल्लाह कल इसको स्टार्ट करेंगे और इसमें हम जितनी सेल के अंदर ऑर्गेनेलिस हैं उन सबको पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा, लेक्चर की आपको समझ आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा सकें। कल हम एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।